अंत में लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, that is Cramer's rule. Let equations be a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. First equation, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. Second है a2x plus b2y plus c2z is equal to d1. And a3x plus b3y plus c3z is equal to d1. Third, लीजिए तीन इक्वेशन, तीन अननोन, a1 b1 c1 d1 रियल नंबर्स हैं, x y z अननोन है, जैसे ऐसे लिखा 2x plus 3y plus 5z बराबर 4, x minus y plus 7z is equal to 8. मैंने तीन इक्वेशंस दी हैं, उनको सॉल्व करके x y z कैलकुलेट। तो जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे, मान लीजिए बिना क्रैमर्स रूल के अगर सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं, इसमें से अननोन को रिमूव करते हैं, पहले z को एलिमिनेट करेंगे। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन में c2 से और सेकंड में c1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे इसमें c3 से और इसमें c2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे, z दोनों से कैंसिल, फिर दो इक्वेशंस बनेंगी x और y, फिर y को एलिमिनेट करेंगे, x आ जाएगा। ठीक है, उससे जो x की वैल्यू आ रही है वही एक डिटरमिनेंट के इक्विवेलेंट है, जो डिटरमिनेंट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसी को जब एक्सपांड करके कैलकुलेट करेंगे तो वो डिटरमिनेंट भी क्या है, एक्सपांड करने पे वैल्यू है, तो इसी उसी के इक्विवेलेंट है सॉल्विंग के। ठीक है, x की वैल्यू आती है dx अपॉन d, यहाँ पर d और dx दोनों डिटरमिनेंट हैं, उनकी वैल्यूज क्या होंगी अभी लिखेंगे। y विल बी dy अपॉन d एंड z इज इक्वल टू dz अपॉन d, where d is determinant made with the help of coefficient of x, y, z. तो क्या है, a1 b1 c1, फिर है a2 b2 c2, नेक्स्ट है a3 b3 c3, x के y और z के जो कोएफिशिएंट से डिटरमिनेंट बन रहे हैं वो है d, dx या x के कोएफिशिएंट के प्लेस पर कांस्टेंट रखना है, a1 a2 a3 के प्लेस पर क्या है वो d1 d2 d3, d1 d2 d3, c1 c2 c, ये है d। ऐसे ही dy एंड dz है, dy है d में y के ऑप्शन के प्लेस पे कांस्टेंट रख के a1 a2 a3, d1 d2 d3, c1 c2 c, and very similar dz will be a1 b1 d1, a2 b2 d2, a3 b3 d। क्या किया हमने, b में z के ऑप्शन के प्लेस पर d1 d2 d3 रखना है, ये है डिटरमिनेंट d dx dy dz, इसके इक्विवेलेंट वैल्यूज आएंगे। यह 2D में हम जानते हैं अगर यहाँ z नहीं होता, मान लीजिए दो इक्वेशन दो नोन होते तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस कितने पॉइंट पे मिल सकते हैं, एक पॉइंट पर, अगर ऐसे इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट, तो अगर दो इक्वेशंस होती तो इसके या तो एक सॉल्यूशन होता, एक सॉल्यूशन मतलब दोनों ही इक्वेशंस को वो पॉइंट एक साथ सेटिस्फाई करते। पैरेलल होती तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। ठीक है, कोइंसाइड कर जाए तो एक ही लाइन बन जाए तो इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे हो सकते हैं। यही तीन पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी मतलब या तो एक सॉल्यूशन आएगा या जीरो आएगा या इनफाइनाइट आएगा, 0 1 और इंफिनिटी। इसी तरह से ये जो है 3D में
प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर थ्योरी में हम लोग देखेंगे प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लेन में 3 प्लेन्स, या रूम में देखें 3 प्लेन्स, ये एक प्लेन हो गया 1, एक वॉल हो गई ये, और ये 3 प्लेन्स कॉर्नर वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कॉर्नर वाला पॉइंट तीनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन हो। ठीक है, अच्छा देखिए ये प्लेन है 1 2 3, ये वाला कॉर्नर पॉइंट इन तीनों प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो एक सॉल्यूशन। या फिर अगर प्लेन ऐसे, 2 प्लेन ऐसे हो गए पैरेलल, एक इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि तीनों को सेटिस्फाई करे। या ऐसे हो गया, ऐसे 2 प्लेन है और थर्ड ऐसे बन रहा है ट्रायंगुलर, 2 प्लेन का इंटरसेक्शन है, 2 का प्लेन का इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन है, लेकिन तीनों का कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएंगे अगर तीनों प्लेन कोइंसाइड कर दें। ठीक है, या फिर 2 प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये आगे लाइन, इसी से तीसरा प्लेन पास हो रहा है, एक प्लेन ये था, एक प्लेन ये था, थर्ड प्लेन इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो ये सभी केसेस पॉसिबल है। तो इसमें भी हमारे पास 3 ही केस आ रहे हैं, या तो जीरो सॉल्यूशन होगा, या 1 सॉल्यूशन होगा, या इनफिनिटी सॉल्यूशन होगा। इक्वेशंस 2 अननोन में हो या 3 अननोन में हो, पॉसिबिलिटी केवल यही 3 है। अब देखते हैं इसमें इन्हीं पॉसिबिलिटीज को कैसे लिखें। यहां अगर डिनोमिनेटर जो डी की वैल्यू है, डिटरमिनेंट, इफ डिटरमिनेंट डी इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट डी की वैल्यू 0 नहीं आती, तो x की एक वैल्यू आती है सॉल्व करने पे, y की भी एक वैल्यू आ जाएगी, z की भी एक रियल वैल्यू आ जाएगी, तीनों की एक रियल वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम कहेंगे देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, system of equations are consistent and will have a unique solution. ध्यान देंगे ये वर्ड कॉन्सिस्टेंट कब यूज करते हैं, जब भी सॉल्यूशन होता है, 1 हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन है अगर तीनों इक्वेशन का एक साथ, तो हम वर्ड यूज करेंगे कॉन्सिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है, जीरो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, तो इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब x की एक वैल्यू, y की भी एक वैल्यू, एक सेट है, x y z तीनों के लिए एक एक वैल्यू है। अब इसी में 2 केस हैं, अगर न्यूमरेटर तीनों 0 हो जाए, इफ dx बराबर dy बराबर dz बराबर 0 आ जाए, तो यूनिक सॉल्यूशन तो है, देन हम इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जो है उसे यूनिक ट्राइबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, TRIBI। क्या मतलब है इसका ट्राइबल का, आप इसको सिनोनिम समझ सकते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट के चैप्टर में 0 का, जीरो सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 नहीं, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, z की वैल्यू भी 0 होगी। ट्राइबल मींस यहाँ पर क्या है, तीनों एक एक सॉल्यूशन 0 0 0 है, उसके अलावा और कुछ नहीं, x भी 0 आएगा, y भी, देखिए dx 0 का 0 अपॉन d तो 0 है, 0 अपॉन नॉन 0 0, 0 अपॉन नॉन 0 0, 0 अपॉन नॉन 0 0, और अगर ये सभी 0 नहीं है, एक 0 भी हो गया, 2 0 हो गया, लेकिन तीनों नहीं 0 है, तो सभी सॉल्यूशन तो 0 होंगे नहीं, तो हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, if all dx or dx dy dz are not equal to 0, then we get unique non-trivial solution। लेकिन अगर केवल नॉन ट्रिवियल कहीं वर्ड लिखा है, तो उसमें हम यूनिक ये देखते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशंस, ठीक है, भी आ रहे हैं, नॉन ट्रिवियल अगर वर्ड मिल रहा है उसमें
नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी अगर आ रहे हैं तो वहां पे वर्ड यूज कर, हो सकता है उसमें जीरो भी आ जाए, लेकिन कब, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले। यूनिक नॉन ट्रिवियल लिखा है तो केवल एक ही सेट है। सेकेंड केस, if d is equal to 0, फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा, d नॉट इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो है, और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू मान लीजिए dx dy dz भी 0 एंड dx dy dz all are equal to 0, और dx भी 0 है, dy भी 0 है, dz भी 0, न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0, देन उस केस में क्या होगा, इक्वेशंस आर consistent and will have infinitely many solutions, मतलब infinite number of solutions, infinite number of solutions। अब तो सेकंड या थर्ड लिखिए, d इक्वल टू 0 में फर्स्ट है ये एक तरह से, d इक्वल टू 0 में एक और भी आएगा, तो सेकंड थर्ड लिख लो, या सेकंड में दो केस बना लो, d इक्वल टू 0 हो और dx dy dz भी 0, तो इक्वेशंस इस केस में भी कंसिस्टेंट है। और वर्ड मैंने कंसिस्टेंट बताया आपको कब यूज करते हैं, जब सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन आ रहा है, तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक, थर्ड केस देखिए, इफ d is equal to 0 and at least one of dx dy dz is not equal to 0, कम से कम एक जीरो नहीं, न्यूमरेटर में एक जीरो नहीं है, हो सकता है कोई जीरो भी आ रहा हो, एक भी ऐसा आ गया कि नॉन जीरो, देन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, दैट इज हैविंग नो सॉल्यूशन, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसमें एक और इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक्सेप्शंस वाले केसेस में, अगर तीनों प्लेन्स पैरेलल है, ताकि मान लीजिए ऐसे लिखा, इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, इनका क्या सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी रियल नंबर रखो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 1 आ गया तो 2 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 1 रखोगे तो 1 बराबर 2 तो है नहीं, 2 बराबर 3 तो है नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका डी निकालूं, 1 1 1 0 है, dx निकालेगा, इसके प्लेस में क्या लिखोगे, 1 2 3, बाकी दो तो सेम ही रहेंगे, dy इसके प्लेस में 1 2 3 रखोगे, बाकी दो कॉलम तो सेम रहेंगे, तो dy 0 dz 0, लेकिन सॉल्यूशन कितना है, इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसमें एक एक्सेप्शन वाला केस इसका ध्यान रखना, इन जनरल तो इनफाइनाइट ही आते हैं, जब तीनों पैरेलल इस तरह के आ जाएंगे ना, तो वहां पर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
नीचे में लिखते हैं। ये फर्स्ट केस पढ़ा था, ये सेकंड देखते हैं। अगर ये हो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, अभी जो फर्स्ट केस पढ़ा हमने, ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्यों? देखिए इसकी डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, लेकिन इस टर्म की डिग्री 0 है। अगर यहाँ 0 आ जाए, यहाँ भी 0, यहाँ 0, तब डिग्री सेम हो जाए, तो कोइंसाइड कर जाएंगे, तो नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं बन पाएगा। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में क्या होते हैं? इक्वेशंस ऐसे होंगे, a1x plus b1y plus c1z बराबर 0। ये फर्स्ट वाले का स्पेशल केस है, d1 d2 d3 उधर 0 है, इसकी डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, लेकिन अगर d1 होता तो डिग्री 0 हो जाती, तो होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस मतलब हर एक टर्म की डिग्री सेम, दैट इज नोन एज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन लिखिए, a2x plus b2y plus c2z is equal to 0। थर्ड है a3x plus b3y plus c3z is equal to 0। ये तीन इक्वेशंस थी, तो इसमें क्लियरली dx dy dz क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि d1 d2 d3 एक कॉलम 0 आने लग जाएगा। d वही है, d तो यही a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसमें वही केस लगाना है बस, लेकिन इस बार dx dy dz तो पक्का 0 है, तो ये वाला केस नहीं बनेगा, इसमें एक केस बनेगा, और फर्स्ट वाले में भी केवल एक केस बनेगा। तो पहला केस क्या पढ़ा था हमने, जब d इज नॉट इक्वल टू 0, अगर d 0 नहीं है तो न्यूमरेटर 0 है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं है, देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसमें हमेशा इक्वेशंस कंसिस्टेंट ही होंगी, या तो एक सॉल्यूशन आएगा या इनफिनिट आएगा, इसमें नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं मिलेगा। देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट and will have a unique trivial solution। Second, if d is equal to 0, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सेकंड वाले फॉर्मेट पे आते हैं, सेकंड के सेकंड फॉर्मेट। if d is equal to 0, then equations are consistent and will have infinite number of non-trivial solutions। इसी non-trivials को ही क्या कहते हैं? non-zero। जब भी होमोजेनियस इक्वेशंस दी हुई है और कहा गया इक्वेशंस हैज नॉन-जीरो सॉल्यूशंस, तो क्या करना है? d इक्वल टू 0 कर देना। और मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप इसमें देखोगे 60-70% क्वेश्चन तो इसी पर है। होमोजेनियस इक्वेशन दी होगी, बोला जाएगा उसमें नॉन जीरो सॉल्यूशंस और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशंस, हमेशा ये यूज करते हैं d बराबर 0। बाकी पार्ट पे भी आ सकते हैं, हाँ पता नहीं कौन से पार्ट पे आएगा आप वाले टर्न पे, बेसिक सभी याद रखें, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पे आने की प्रोबेबिलिटी है उसको ध्यान जरूर रखें। अभी तक हमने पढ़ा था 3 इक्वेशंस विद 3 अननोन्स। अगर 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन्स लिखा है तो जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे वैसे ही कर लो इसको। आप एक दो बार क्वेश्चंस आए हैं 2 इक्वेशंस 2 अननोन पर, तो इक्वेशंस इसमें क्या हो जाएंगे? लेट इक्वेशंस की a1x plus b1y बराबर c1 लिखो या प्लस c1 बराबर 0 लिखो, और दूसरी इक्वेशन है a2x plus b2y बराबर c। आप इसमें डिटरमिनेंट से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही
तो सॉल्व हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट को लगा वो ज्यादा आसान होगा। फर्स्ट केस, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 by b2, a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं, मतलब इनका स्लोप इक्वल नहीं आएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a1 by b1 not equal to a2 by b2, that is minus a1 by b1 is not equal to minus a2 by b2, स्लोप इक्वल नहीं है, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं है, इसका मतलब है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, है क्या? और लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस कंसिस्टेंट है and will have unique solution. Have unique solution. Unique solution. Second, if a1 upon a2 is equal to b1 by b2 है, parallel हो गया, but not equal to c1 by c2. Lines are parallel and distinct. Parallel and distinct line. ऐसा हो? तो इसका मतलब कोई solution नहीं है, तो equations are inconsistent, and have no solution. इसका कोई solution नहीं है. नेक्स्ट एंड लास्ट केस क्या हो गया, तीनों इक्वल है, थर्ड केस, if a1 upon a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करने लगे हैं, their lines are coincident, एक ही लाइन बन जाएगी, then equations are consistent and have infinite solutions, infinite number of solutions, infinitely many solutions will have. ये केस है, क्वेश्चंस करके देखते हैं। टू इक्वेशंस टू अननोन हो तो डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान ये रहेगा, इससे कैलकुलेशन और कम ही रहेगा। Question. For what values of P and Q? The system of equations. The system of equations. 2x plus py plus 6z is equal to 8. X plus 2y plus 2z is equal to 5. X plus y plus 3z is equal to 4. Yes. Option A, no solution. B, a unique solution. C, infinitely many solutions. फर्स्ट फॉर्मेट पे और सभी केसेस आ गए इसमें, P और Q की वैल्यू कैलकुलेट करें जिसके लिए इन तीन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं हो, यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो।
हो गया। कैलकुलेट करिए सबसे पहले डी dx डिवाइड dz, ये चलो कैलकुलेट करें। उसके बाद जब आएंगे 2p6 1 2q 1 1 3 केवल शुरू करेंगे क्या 2 into 6 minus q minus p into 3 minus q plus 6 into minus 1 जब बन जाएगा pq minus 3p minus 2q plus 12 minus 6 plus 6 ऐसा तो फैक्टराइज हो रहा है। इसमें p कॉमन ले रहा है q minus 3 minus 2 कॉमन ले रहा है q minus 3 मतलब ये हो रहा है p minus 2 into q minus 3। अच्छा इसे फैक्टराइज भी करते हैं p minus 2 into q minus 3 ये है d। ऐसे ही अब dx dy dz कैलकुलेट करते हैं। dx में क्या होगा x के कोएफिशिएंट के प्लेस पर एडजस्ट से 8 5 4 p 2 1 6 2 3 क्या ये है dx। एक्सपेंड करेंगे तो 8 into 6 minus q minus 3 into 15 minus 4q plus 6 into 5 minus 8 minus 3 ट्राई करते हैं आप 4pq minus 15p minus 8q plus 48 minus 18 plus 30 ऐसा होगा। फिर से ध्यान से देखें ये भी फैक्टराइज हो रहा है। यहाँ से p का ऑनलेट 4q minus 15 minus 2 का ऑनलेट ये आ रहा है p minus 2 into 4q minus 15 फैक्टराइज हो रहा है। सेकेंड dx ये आगे dy dy के लिए y के कोएफिशिएंट के प्लेस पर क्या रहता है p21 के प्लेस पर कांस्टेंट टर्म 8 5 4 6 2 3 ठीक है। कितनी वैल्यू होगी इसकी देखिए फर्स्ट रो से 2 कॉमन लीजिए ये बन जाएगा 1 4 3 ये भी 1 4 3 कितना हो गया 0। दो रो सेम हो जा रही हैं फर्स्ट रो में 2 कॉमन लेते फर्स्ट और थर्ड सेम dz होगा 211 p21 लास्ट z के ऑप्शन के प्लेस पर कांस्टेंट टर्म रखेंगे 8 5 2 इवन सॉल्व करिए 2 8 minus 3 minus p into minus 1 plus 8 into minus 1 कितना आ गया p minus 2 क्या है कोई प्रॉब्लम। अब एक एक करके लिखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं d0 ना d0 ना d कब 0 होगा d इक्वल टू 2 पर और q इक्वल टू 3 तो p2 नहीं होना चाहिए q3 नहीं होना चाहिए मतलब और कुछ भी हो सकता है मतलब p कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2 q कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 3 d2 नहीं है और q3 नहीं है तो d0 हो सकता है क्या नहीं हो सकता और d0 नहीं हुआ तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। देखें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है ये सारी जीरो d dx dy dz सभी जीरो आने चाहिए अच्छा कब है सारे जीरो बताइए p इक्वल टू 2 पे d0 कब है p बराबर 2 पे या q3 हो लेकिन q3 पे सारे जीरो नहीं हुए
P तो 2 होना चाहिए और B जैसे 2 हुआ, Q क्या है? Q कोई भी रियल नंबर रखो, Q कोई भी रियल नंबर रखो, P 2 रखते ही सब 0 हो जाएंगे। Q 100 भी रखो तो भी है, P - 2 0 into h वैल्यू 0। तो P2 रखने पर ये सारे 0 होंगे तो क्या जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है? dx dy dz में से कम एक 0 ना हो, नो सॉल्यूशन। d 0 होना चाहिए, इससे r t बराबर 2 r q बराबर 3, लेकिन p 2 रखते ही सारे 0 हो जाएंगे। and d at least 1 half dx dy dz not equal to 0। इससे हमारे पास क्या है? d इक्वल टू 0 से q बराबर 3 है या p बराबर 2, लेकिन p2 नहीं लेंगे, p2 लेते ही सारे 0 हो। तो q p क्या लोगे? 2 को छोड़ के कुछ भी रखो, p अगर 2 नहीं है तो क्या होगा? ये नॉन जीरो हो गए, और जैसे ये नॉन जीरो हुआ क्या मिल जाएगा हमें? नो सॉल्यूशन। एंड t इज नॉट इक्वल टू, तब t कोई भी रियल नंबर ले सकते हो एक्सेप्ट 2, और q को क्या रखना है? 3। बताइए कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टेप? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक लैम्डा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 माइनस x प्लस लैम्डा y प्लस z इज इक्वल टू 0 माइनस x माइनस y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 0 has non-zero solution, non-zero solution, then find lambda। तो lambda की वैल्यू है, if these equations have non-zero solutions then find the value of lambda। lambda की वैल्यू कैलकुलेट करिए। बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। होमोजेनियस इक्वेशन लिखा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, तो d बराबर 0 करना है कि नहीं? dx dy dz तो 0 होता ही है, तो d अगर नहीं 0 होगा तो जीरो सॉल्यूशन आएगा, मतलब x भी 0 y भी 0 z भी 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे, और 0 नहीं होगा तभी नॉन ट्रिवियल मींस नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे। और नॉन जीरो सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन d क्या होना चाहिए? जब d मतलब क्या हो गया? लैम्डा 1 1 फिर -1 लैम्डा 1 -1 लैम्डा इज इक्वल टू, इसको कर लें यहाँ से लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 -1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ये कितना बन गया? लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू ये, यहाँ से लैम्डा कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 तो 0 हो सकता है, तो लैम्डा की वैल्यू केवल 0 आ। देखें बताएं कोई डाउट है समझने? क्वेश्चन नंबर 3,
if x plus sin alpha into y plus cos alpha into z is equal to 0. X plus cos alpha into y plus sin alpha into z is equal to 0. Minus x plus sin alpha into y minus cos alpha into z is equal to 0. As non-trivial solutions. Then find alpha calculator. इस इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन n पाई कुछ है पता दो आ रहे हैं n पाई के साथ साथ और भी आ रहे हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में फिर से वही d जीरो करना है क्या होगा 1 sin अल्फा cos अल्फा 1 cos अल्फा sin अल्फा minus 1 sin अल्फा minus cos अल्फा is equal to 0. ये बात एक्सपेंड करते हैं इसे सिंपली एक्सपेंड कर देते हैं 0 बनाए कुछ चलो इसको ऐड कर लो r1 क्या लिख दो r1 प्लस r3 ये हो गया 0 2 sin अल्फा 0 ठीक है बाकी को ऐसे ही लिखो अब एक्सपेंड कर लो तो क्या आएगा -2 sin अल्फा -2 sin अल्फा इसको छोड़ोगे तो आएगा माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा बराबर ये है ना फर्स्ट रो चेंज हो गई बाकी को वैसे ही लिख करके एक्सपेंड कर दो बताइए कोई प्रॉब्लम है अब यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा या तो sin अल्फा 0 sin अल्फा इज इक्वल टू 0 या फिर ये फैक्टर 0 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू 0 यहाँ से क्या मिला sin अल्फा कब 0 होता है 0 पर पाई पे 2 पाई पे n पाई प्लस क्या मिलेगा sin अल्फा बराबर cos अल्फा देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अल्फा बराबर n पाई प्लस पाई बाय 4 वेयर n इज क्या है ठीक कोई दिक्कत इसमें नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखें प्रूव दैट equation 7x minus 7y plus 5z is equal to 3 3x plus y plus 5z is equal to 7 2x plus 3y plus 5z is equal to 5 are inconsistent prove that these equations are inconsistent मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है
क्वेश्चन नंबर 4 लोग इसको इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं। हो गया। डी कितना रहा 7 -7 5 3 1 5 2 3 5 0 आना चाहिए। 7 into कितना हो गया -10 एक्सपांड करोगे प्लस 7 into 15 -10 5 प्लस 5 into 7 0 आ ठीक। अब कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए dx dy dz में से तो हो जाएगा dx कैलकुलेट कर ले 3 7 5 -7 1 3 5 5 5 एक्सपेंड कर दिया है 3 into -10 plus 7 into 35 minus 25 10 plus 5 into 21 minus 16 कितना आ गया 120 therefore no solution कोई इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो d 0 हो और dx dy dz में से एक भी नॉन जीरो आ गया तो बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है नो सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन करें लास्ट क्वेश्चन determine the find lambda for which system of equations are consistent and find the solutions for all these values of lambda। lambda की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे मतलब सॉल्यूशन हो और उस लैम्डा की वैल्यू के लिए वो सॉल्यूशंस भी कैलकुलेट करने हैं कि सॉल्यूशंस क्या होंगे।
पहले डी इसका निकाल लेते हैं। डी कितना है 1 1 -2 2 -3 1 फिर 1 -5 4 एक्सपेंड कर लें 1 into -12 plus 5 -7 -1 into 8 -1 7 plus -2 into -10 plus 3 -7 14 -14 0 आ रहा है डी 0 आ रहा है। अब डी 0 आ रहा है तो कंसिस्टेंट कब हो सकता है डी 0 है चेंज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट मतलब हैविंग सॉल्यूशंस तो सॉल्यूशंस होना चाहिए सॉल्यूशंस डी 0 है तो दो केसेस आते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 है न्यूमरेटर भी 0 हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट और न्यूमरेटर 0 नहीं तो नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट लेकिन कंसिस्टेंट है प्लस सॉल्यूशन होनी चाहिए देयरफॉर dx dy dz सारे क्या आने चाहिए सभी 0 आने चाहिए तो dx निकाल लेते हैं dx x कोएफिशिएंट के प्लेस पे इधर रखेंगे 0 0 दो तो 0 है और एक लैम्डा ठीक है 1 -2 -3 1 -5 4 इसको एक्सपेंड कर दें फर्स्ट कॉलम करें तो लैम्डा इनटू 1 -6 -5 हो गया -5 लैम्डा ये वैल्यू कितनी है 0 मतलब लैम्डा की वैल्यू हुई और जैसे ही लैम्डा 0 हुआ तो ये होमोजेनियस इक्वेशन बन गई तो dx dy ऑटोमेटिकली 0 होगा dx 0 होते है तो इसके लिए dy dz भी 0 होगा तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी और कितने सॉल्यूशंस आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अभी इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और क्वेश्चन में क्या कहा गया सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करो सॉल्यूशन भी तो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया तो कैसे कैलकुलेट करें तो क्या करना है उस केस में अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे कैलकुलेट करना तो हम x y या z में से किसी एक वैल्यू को ले लेते हैं कोई रियल नंबर जैसे t ले लें k ले लें k कोई भी रियल नंबर हो सकता है और किसी k के टर्म निकाल देंगे जैसे k 0 रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा 1 रखेंगे कुछ और आएगा 2 रखेंगे इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे तो हम z बराबर k एज्यूम कर लेंगे x y में से भी कुछ भी ले सकते हैं k लेना सबसे आसान है या t लेना अब उसमें 1 प्लस k लोगे तब भी आएगा कुछ भी हाँ ले लें तब भी आएगा z 0 रखोगे तो एक ही आएगा सॉल्यूशन इनफाइनाइट नहीं आएगा फिर 1 रखोगे कितनी बार रखोगे वैल्यू तो यहाँ k रखना है के मेरे लिस्ट में आ गया तो k के टर्म में आ जाएगी x भी k के टर्म में आ गया मान लो x आ गया 2 y आ गया 5k + 2 अब k कुछ भी रखो सॉल्यूशन आ रहा है ना सीधा सॉल्यूशन है इनफाइनाइट समझ रहे हैं अब यहाँ रख लीजिए तो x + y कितना हुआ 2z मतलब 2k फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन रखिए 2x - 3y = -k इन दोनों को सॉल्व करें x और y भी k के टर्म में आ सकता है हां सर ऊपर वाले 3 से 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें कितना आएगा 8x और 5x = 5k मतलब x = k सर k अब ये x = k इसमें रख दीजिए y भी k और y = k इस क्वेश्चन में आ रहा है तीनों के कोई जरूरी नहीं कुछ अलग भी आ सकता है तो यहाँ सॉल्यूशन क्या आ गया k x = k y = k z = k फिर k is any real number अब कोई भी रियल नंबर रखो सेटिस्फाई करे 1 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है देखो तीन इक्वेशन 2 2 2 कर रहा है कोई दूसरा रखो 1/2 1/2 1/2 सब करेंगे यही इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखने का ये तरीका एक सॉल्यूशन तो लिख ही सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड कोई डाउट और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है